Okay, so hello students. In this lecture, we're gonna be learning the concept of POAC. This is our lecture 13. So POAC is principle of atomic conservation. This is a lecture 13, and in the previous lecture, we have learned about the parallel reactions and sequential reactions. So what POAC rule says about that atoms remains conserved during the chemical reaction. So just make a note. What is POAC rule? POC says about that atom remains conserved during the chemical reaction. Atoms remains conserved during the chemical reaction. तो अब इसमें हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं, अगर तुम्हें कोई रिएक्शन दे रखी है तो हाउ यू वुड अप्लाई पीओएसी ऑन सिंगल एटम सिंगल एलिमेंट, तो वो भी हम देखेंगे. इन केस of 100% completion of a reaction, let us say in case of 100% completion of the reaction, number of atoms of an element in reactants will be equal to the number of reactants in products. बिल्कुल बेसिक सी चीज है कि अगर कोई रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई है एंड इफ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, तो नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स बराबर रहेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स के. ठीक है, तो नोट बना लो कि नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड will be equal to the number of reactant in products obviously. ठीक है, number of reactants in the product side. Let us take an example of a reaction कि किस reaction में how would you find कि यार number of atoms कैसे equal हैं. ठीक है, बोल तो दिया बट how would you ensure that. तो एक example लेके देखते हैं. तुम्हें कोई reaction दे रखी है, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलो KClO3 है पोटेशियम क्लोराइड. अब इससे बन रहा है तुम्हारा KCl प्लस O2. ठीक है, अगर इसी रिएक्शन का तुम 100% कंप्लीशन मान लो, अब देखो ओनली इफ द रिएक्शन इज बैलेंस. ठीक है, ये भी होना चाहिए. तो रिएक्शन अभी ये बैलेंस नहीं है क्योंकि तुम देख सकते हो कि Cl का यहाँ पे एक O के यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे O के 2 ही एलिमेंट्स है. ठीक है, तो तुम्हें अगर 3 के O के तुम 6 एलिमेंट्स कर दो एंड इधर भी तुम 3 to 6, इधर भी तुम 3O2 कर दो एंड KCl में KCl2 हो गया. सो इफ नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस. ठीक है, सो इट इज द बैलेंस रिएक्शन. अब तुम अगर किसी एक एटम पे पीओएसी लगा दो, दैट प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन. सी, पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, रिएक्टेंट साइड पे भी है, पोटेशियम प्रोडक्ट साइड पे भी है. तो अब अगर तुम पीओएसी लगाना चाहते हो तो तुम पीओएसी कैसे लगाओगे. लेट अस से आई एम अप्लाइंग पीओएसी ऑन पोटेशियम एटम. ठीक है, पीओएसी ऑन के एटम. ठीक है, तो मैं पीओएसी कैसे लगाऊंगा. हमने क्या लिखा था कि नंबर ऑफ के एटम्स इन KClO3 विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एटम्स इन के इन KCl साइड. ठीक है, तो सेम चीज यही लिखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑन KClO3 साइड विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ के एटम्स. ठीक है, विल बी इक्वल्स टू द नंबर ऑफ के एटम्स in KCl. And if I divide both sides by the Na, there will be no change ना. तो I am dividing the both sides by Na. ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ एटम्स को Na से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं. ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांट. तो इसीलिए मैंने उसको Na से डिवाइड किया था. तो when you will be dividing this by Na, you will be getting the number of moles on K atom, number of moles of K atom in KClO3 will is equals to the number of moles of K atom. Number of moles of K atom in KCl. ठीक है,
अब इफ आई एम अप्लाइंग द POAC ऑन ऑक्सीजन, ठीक है, सो POAC ऑन ऑक्सीजन अगर हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सेम एज आई हैव डन विद द KClO3 एंड KCl, तुम ऑक्सीजन के साथ भी करोगे, तो तुम करोगे नंबर ऑफ O एटम्स इन KClO3 विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ, अब देखो अबव रिएक्शन में तुम्हारा O एक तो KClO में 3 है और इधर O2 की साइड में, सो यू विल नॉट कंसीडर द KCl व्हाइल अप्लाइंग द POAC ऑन ऑक्सीजन, ठीक है, सो ठीक है, इधर तुम लिखोगे कि नंबर ऑफ O एटम्स इन O2, नंबर ऑफ O atoms in O2, and if you want to get the number of moles तुम उसको Na से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, सेम एज वी हैव डन विद द K atom, so we are dividing it with Na, ठीक है, so number of moles of O atom, number of moles of O atom in KClO3, now it will be equal to number of moles of O atom in O2, number of moles of O atom in O2, ठीक है, so from this you can say कि कितने मोल्स KClO के थे, यू कैन सी कि हमने जब रिएक्शन बैलेंस करी थी तो ऑक्सीजन के 3 मोल्स थे KClO3 में और ऑक्सीजन के 2 मोल्स थे O2 में, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है बिकॉज इट विल इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो तुम इससे निकाल सकते हो POAC से कि कितने कितने एटम्स होंगे, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 equals to 2 into moles of O2. एक क्वेश्चन लेके देखते हैं जिसमें हम POAC लगाएंगे एंड आंसर निकालेंगे, ठीक है, सो आवर क्वेश्चन इज 12.25 ग्राम of KClO3 is completely heated, of KClO3 is completely heated, how many gram of O2 gas form, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, how many gram of O2 gas form, ठीक है, सो फर्स्टली और फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करते हैं कि तुम सबसे पहले रिएक्शन लिखोगे कि KClO3 को हीट किया गया है, अब जो प्रोडक्ट बनेंगे दैट इज नोन टू यू कि अगर एक साइड ऑक्सीजन बन रहा है तो रिमेनिंग विल बी KCl, ठीक है, तो हम KClO3 को हीट कर रहे हैं, वी आर हीटिंग इट एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर KCl एंड O2, ठीक है, सेम as we above balance the reaction, we do the same with this as well, so 2 2 and 3, right, now what is the data given in the question is the KClO3 is 12.25 gram, so if we have to find the number of moles we simply divide it by its molecular mass, which is KClO3, we know that the molecular mass of chlorine is 35.5 and oxygen is 16 and the potassium is, ठीक है, so our molecular mass of KClO3 will be 122.5, write it down on the side, and अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि KClO3 के कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो हमें गिवन मास दे रखा है 12.25 ग्राम एंड इफ वी डिवाइडेड बाय इट्स एक्चुअल मोलिकुलर मास दैट इज 122.5, we can find the number of moles is 0.1, and as the reaction is balanced you can see that 2 KClO3 gives us 3 moles of O2, अब यहाँ पे KCl की कहीं बात नहीं हो रही है क्योंकि KClO3 दे रखा है, कितने मोल्स O2 बना है ये पूछ रहा है, ठीक है, सो वी नॉट कंसिडर KCl हियर, अगर उसमें KCl के रिगार्डिंग कुछ डेटा पूछा होता देन वी विल बी श्योरली कंसिडरिंग इट, बट एज ऑफ नाउ वी वॉन्ट कंसिडर इट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, so number of moles is 0.1 for KClO3 and as the data given in the question we know that 2 moles of KClO3
2 moles of KClO3 gives us 3 moles of O2. ठीक है, अब तुमने देखा था कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इक्वल होता है नंबर ऑफ जो एटम्स इन प्रोडक्ट. ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट में. पर उसमें एक कंडीशन भी थी कि यू आर अप्लाइंग ऑन पीओसी ओनली ऑन दोज कंपाउंड्स जिनमें एटम कॉमन हो. ठीक है, तुम अगर मान के चलो इधर KCl है, KClO3 है, तो तुम पीओसी इसके और इसके लिए भी लगा सकते हो, फर्स्ट दिस एंड KClO3 इसके और इसके लिए भी लगा सकते हो, बिकॉज फ्रॉम दिस कंपाउंड यू आर गेटिंग द KCl एंड ऑक्सीजन बोथ. ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन हमको ऑक्सीजन के लिए निकालना है, तो वी विल बी अप्लाइंग द पीओसी ऑन दिस एंड दिस एटम ओनली. ठीक है, सो फ्रॉम दिस इफ वी अप्लाई द यूनिटरी मेथड कि 2 मोल्स KClO3 से हमको 3 मोल्स O2 बनता है, तो 1 मोल्स KClO3 से कितना मोल O2 बनेगा. ठीक है, तो फ्रॉम 1 बस यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं ऑफ KClO3 गिव्स अस, ये डिवाइड में चल जाएगा 3/2 मोल ऑफ O2, और अभी एक्चुअल में कितना मोल है, 0.1 मोल है. ठीक है, तो 0.1 मोल ऑफ KClO3 gives us कितना मोल, just will be simply multiplying this 0.1 with the number of moles. ठीक है, 0.1 मोल O2. ठीक है, तो from this you can get how much moles of O2 you will be getting from 0.1 mole of KClO3. ठीक है, it can only be done with the help of POC. so when you have given a reaction, ठीक है, किसी कंपाउंड के लिए तो तुम निकाल ही सकते हो, बट किसी रिएक्शन में तुम निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ POC. ठीक है, तो moles of O2 will be when you will be multiplying this, you will be getting that 0.3/2 multiplying by this much moles you will be getting. ठीक है, and if you multiply it with the molecular with the actual mass of oxygen, ठीक है, you will be getting it as 16. ठीक है, तो 0.3 into 16/2 you will be getting the mass of oxygen formed is 4.8 gram. ठीक है, this is the first method, so write it as the first method. ठीक है, it is the first method to solve this question. If we do the same question with the another method, so how it can be done? So second method लिखो to solve this same question. ठीक है, एक में तुमने POC लगाया था एंड आंसर निकाल लिया था. ठीक है, अब हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर हम उसको नंबर ऑफ एटम्स से डिवाइड कर देते हैं, देन ऑल्सो इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई विद द सेम इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग, तो उससे भी हम निकाल सकते हैं. तो इक्वेशन तुम्हें क्या दे रखी है, देखो इक्वेशन तुम्हें दे रखी है KClO3 से हमको ऑक्सीजन निकालना है, तो number of moles of KClO3 divides by its Na, that is 2, and the moles of oxygen divided by its Na, that is 3. Then also you will be able to find the answer as well. ठीक है, तो moles of KClO3 divided by its Na, that is 2, will be equal to moles of O2 divided by its Na, that is 3. So moles of O2 will be equal to 3/2 of moles of KClO3. Right, तो moles of KClO3 हमने फाइंड आउट कर लिए थे, that is 0.1. from this you can get 0.3 divided by 2, and if we have to find the mass of O2, what we do is the mass of oxygen is 16. If we have to find the mass of O2, we just directly multiply the number of moles to the mass, that is 32, that is 4.8 gram. Actually I have done a mistake on this side also. It is 16, it is not 16, it is 32.
राइट। सो ये हमने सेकंड मेथड से आंसर निकाल लिया है, ठीक है। पीओसी का सिंपल मेथड हमने निकाल लिया था। लेट अस डू द अनदर क्वेश्चन। तो तुम इसमें कैसे निकालोगे, ठीक है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द अदर क्वेश्चन। अब तुमने सेकंड क्वेश्चन लिखा है, अ सैंपल ऑफ K2CO3, अ सैंपल of K2CO3 weighing W1 undergoes a series of reactions so as to convert, undergoes a series reaction so as to convert all carbon atoms to, you can see the carbon atom in the K2CO3, that is potassium carbonate, to all carbon atom to K2ZN3 FeCN6. How many gram of this product were obtained? How many gram of this product were obtained? राइट। सो यू कैन सी देर इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तुमको दे रखा है, कोऑर्डिनेट तुम ये इसमें पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुम्हारा टॉपिक है, 12th क्लास में तुम जाके पढ़ोगे। इस कंपाउंड को देख के बहुत घबराओ मत, यू तुमको बस इस पर ध्यान देना है कि कार्बन इधर भी है, कार्बन इधर भी है, और वेट तुम्हें W1 दे रखा है। सो इट इज नॉट अ काइंड ऑफ बर्डन कि तुम्हें इसका भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो आंसर आएगा वो तुम्हारा W1 W2 के टर्म्स में आएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो अब जनरली जो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखो, क्वेश्चन को देख के मत डरो। सैंपल KCO3 का दे रखा है, ये रिएक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले K2CO3 का सैंपल तुम्हें दे रखा है, अब ये एक रिएक्शन में जा रहा है। सो बेसिकली यही हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा, टू कन्वर्ट ऑल इट्स कार्बन एटम टू दिस, सो इट इज आवर प्रोडक्ट, ठीक है। K2ZN3 FeCN6, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम ऑफ दिस प्रोडक्ट वर ऑब्टेन्ड, इसके कितने ग्राम प्रोडक्ट का कितना ग्राम फॉर्म्ड होगा हमें वो बताना है, ठीक है। तो लेट अस से कि एक सीरीज रिएक्शन में जा रहा है टू कन्वर्ट ऑल इट्स कार्बन एटम, ठीक है। सो जस्ट राइट इट डाउन कि हमें पता है कि द रिएक्शन विल गो लाइक दिस, एंड इसका वेट दे रखा है W1, ठीक है। तो इधर तुम्हारे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे, FeCN6 होल ट्वाइस है, ठीक है, और इधर तुम्हारा एक है। सो इफ वी सिंपली अप्लाई द POSE on C, you can see the number of carbon atoms here is 1 and the number of carbon atoms here is 6 multiplied by 2, that is 12. So these are the number of moles of oxygen given to us. तो हमें उसका पूरा कंपाउंड लिखना होगा, that is 1 into K2 moles of K2CO3 will be equals to 12, that is C6 into 2, that is 12 into moles of this compound, right, K2ZN3 FeCN6 whole twice. तो what we have learned कि अगर हमें इसके मोल्स निकालने हैं, that is given mass upon molar mass, the number of moles is like this only, so it is 1, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास हमारा W है, एंड K2CO3 का वी नो द मास ऑफ K2CO3, लेट अस टेक इट एज M1 फॉर दिस एट दिस टाइम, ठीक है। और 12 हमें इसका पता है, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स, किसके हमें कितना मास फॉर्म्ड होगा इसका वो निकालना है। सो लेट अस कंसीडर द मास फॉर्म्ड इज X एंड इसका मास हमने मान लिया M2, ठीक है। एंड इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस विल बी गेटिंग कि हमें X निकालना है, and that will come in the form of W1 M2 upon 12 into M1, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब तुम्हें अगर कुछ भी दे रखा होता, तुम्हें M1 तुम कैलकुलेट कर लोगे, यू कैन इजीली कैलकुलेट द M1 क्योंकि वो उसका K2CO3 का मास है। तो और W1 तुम्हें दे रखा है, W1 इज नॉट नोन टू अस,
m2 we can also calculate, m1 m2 we can calculate and the answer will come in such a way, ठीक है। तो फर्दर अगर तुम्हें एग्जैक्ट ऑप्शंस में आंसर दे रखा है, बट अगर तुम्हें क्वेश्चन में पूछेगा तो इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करवाएगा कि तुमसे इसका मास कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है। अगर तुमसे पूछ भी रहा है तो यू जस्ट हैव टू फाइंड द आंसर इन द बेसिक टर्म्स, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इक्वल मास ऑफ Hg and I2, equal mass of Hg and I2 are allowed to react completely, are allowed to react completely to form a mixture of Hg2I2, Hg2I2 and Hgi2, leaving none of the reactant calculate ratio of moles of Hgi2। क्वेश्चन लिख लो, अभी समझाऊंगा अभी सही, ठीक है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ Hg2I2 and Hgi2 formed, ठीक है। तो सिंपली तुम्हें दे रखा है Hg, दैट इज मर्क्यूरी एंड आयरन, दैट इज नॉट आयरन, दैट इज आयोडीन, सॉरी। सो Hg एंड I2 तुम्हें गिवन है, वो रिएक्ट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। एक मिक्सचर बना रहा है इसका और इसका। सो तुम्हें रिएक्शन क्या दे रखी है, Hg सॉरी plus I2 are reacting completely to form this compound, that is Hg2I2 plus Hgi2, right, leaving none of the reactant, कुछ भी बच नहीं रहा है, पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है, ठीक है। तो इससे तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हें इसमें कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब तुमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इसका बाय इसका कितना रेशियो फॉर्म होगा, ठीक है। अब तुम्हें इक्वल मास दे रखा है दोनों का जितना फॉर्म हुआ है, तो तुम्हें इसका मास भी W ग्राम कंसीडर कर लो, इसका मास भी टोटल कंसीडर कर लो। नाउ यू कैन सी कि क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा था तुमने बना लिया, इक्वल मास ऑफ दिस आर अलाउड टू रिएक्ट कंप्लीटली, ठीक है, टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस, लिविंग नन ऑफ द रिएक्टेंट, ये पूरा खत्म हो जा रहा है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोल्स, ठीक है, इक्वल मास रिएक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, वो हम इजीली निकाल लेंगे, दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। फ्रेम हो गया, अब समझ आ गया कि क्या हो रहा है, क्या करना है। तो अब तुम्हारा इनिशियली तुम इसको लिखोगे कि दे आर रिएक्टिंग कंप्लीटली, सो आफ्टर द रिएक्शन अगर ये कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं तो ये तो तुम्हारा कुछ बचेगा ही नहीं, ये भी तुम्हारा कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि दे आर रिएक्टिंग कंप्लीटली, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना। अब जो बचेगा वो प्रोडक्ट साइड पे बचेगा, दैट विल बी एक्स मोल एंड वाई मोल, ठीक है। नाउ अब तुम्हें क्या निकालना है, अब तुम POC किसी पे भी लगा सकते हो, यू कैन अप्लाई द POC ऑन I2 and this, you will be easily getting the number of moles of this by this का रेशियो फॉर्म, बिकॉज I2 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस बाय दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो लगाते हैं, ठीक है, मेथड समझ आ गया ना। आई एम अप्लाइंग POC ऑन Hg, ठीक है। तो Hg का 1 मोल ऑफ Hg इस साइड है एंड जितने भी साइड में होंगे यू शुड कंसिडर इट, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ Hg is on the reactant side and you will be getting the 2 moles of Hg2I2, 2 moles of Hg2I2 तुम्हें यहाँ मिल रहा है और इधर तुम्हें 1 मोल मिल रहा है, ठीक है। 1 मोल ऑफ Hgi2, ठीक है। अब तुम्हें दोनों का वेट सेम दे रखा है, ठीक है, दैट इज W ग्राम, दैट इज द गिवन वेट। अब इसका एक्चुअल वेट कितना होता है Hg का, वो 200 होता है, ठीक है। याद रख लो या फिर पीरियडिक टेबल में देख लो, जनरली Hg के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तुम्हें अगर वेट जानना ही है तो 20 तक, 1 से 20 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास तुम याद रख सकते हो, ठीक है। सो इफ यू कैलकुलेट तो दैट विल बी 1 into W by 200, that is given by
गिवन मास बाय मोलर मास। और सिंपली अब इसके कितने मोल्स फॉर्म्ड होंगे दैट इज नॉट नोन टू अस, ठीक है। इसके इतने मोल्स है, लेट अस कंसीडर कि इसके जो मोल फॉर्म्ड होंगे दैट विल बी एक्स एंड इट विल बी वाई, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो जाएगा 2x प्लस वाई। इसको तुम मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड सेम इफ वी अप्लाई द POSE ऑन द I, so POSE on I, that will be equal to 2 into moles of I2 will equal to 2 into moles of Hg2I2 plus 2 into moles of Hgi2, Hgi2, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी तुम्हें I2 का मोल्स मॉलिक्यूलर मास भी पता होना चाहिए। गिवन मास Hg और I का सेम था, सो विल बी कंसिडरिंग इट एज W हियर एज वेल। तो इसका हमने कंसिडर कर लिया W, और इसका I2 का होता है दैट इज 254, ठीक है। एक तुम्हारे को यहाँ बना के लिखा देता हूँ कि एटॉमिक मास I का होता है 127 और Hg का होता है 200, ठीक है। नाउ अब तुम इधर देख सकते हो कि 2 से 2 तुम 2 कॉमन ले लोगे। लेट अस से कि 2 इंटू इसको भी तुम मान लो x और तुम मान लो y, सो 2x प्लस 2y, ये गया ये गया ये गया। द सेकंड इक्वेशन यू आर गेटिंग इज w बाय 254 इज इक्वल्स टू x प्लस y। फ्रॉम दिस यू कैन easily get the equation 1 and equation 2, two equations, two unknown, तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें जस्ट x और y का रेशियो निकालना है एंड दैट कैन बी फाउंड इजीली विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस। तो तुम्हें लेट अस सी कि अब इसी इक्वेशन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसा मान लो कि इस रिएक्शन को हम ले रहे हैं दैट इज, एंड द सेकंड रिएक्शन which we are taking is w by 200 is equals to 2x plus y, ठीक है। और तुम्हें रेशियो निकालना है, तो व्हाट यू डू इज जस्ट डायरेक्टली डिवाइड देम। तो तुम्हें उससे पता चल जाएगा कि x अपॉन y का रेशियो 54 अपॉन 146 आ रहा है, ठीक है। ठीक है। सो इफ यू मूव ऑन द, कितना क्वेश्चन हो गया था हमारा, 3 क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ। यू कैन सी कि हम इजीली थोड़ा स्टेप अप कर रहे हैं अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द टॉपिक मोर डीपली, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन लेंगे। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ पी इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ पी in an organic compound if 45.6 gram of this compound, if 45.6 gram of this compound is subjected to react first with, is subjected to react first with HNO3 and then with NH4 and then with NH4 whole twice MOO4, it produced 375.4 gram of ammonium phosphomolybdate of ammonium phosphomolybdate that is NH4 whole thrice PO4 dot 12 MOO3, ठीक है। तुम्हें करना है परसेंटेज ऑफ पी कैलकुलेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर 45.6 ग्राम
दैट इज ग्राम 69 नहीं है, ठीक है। ऑफ दिस कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू रिएक्ट विद दिस एंड देन विद दिस, और प्रोड्यूस कर रहा है इतने ग्राम अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। तो ये अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट का यही फार्मूला है, ठीक है, इतना प्रोड्यूस कर रहा है। अब तुम क्वेश्चन देख के फ्रेम करो कि तुम्हें क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ठीक है। क्वेश्चन तुमने लिख लिया, इधर इधर ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें क्वेश्चन भी दिखता रहे। अब तुम्हें एक ऑर्गेनिक सैंपल दे रखा है, ठीक है। लेट अस से कि तुम्हें सैंपल पी दे रखा है जिसका मास दे रखा है 45.6 ग्राम। 45.6 ग्राम तुम्हें इसका मास दे रखा है। इनिशियली इट इज रिएक्ट सब्जेक्टेड टू रिएक्ट फर्स्ट विद HNO3। तो पहले HNO3 से वो रिएक्ट करना चाह रहा है, देन विद द NH4 होल ट्वाइस MOO4, ठीक है। तो NH4 होल ट्वाइस MOO4 से वो फिर रिएक्ट करेगा, ठीक है। और इट प्रोड्यूस्ड क्या बना रहा है वो, NH4 होल थ्राइस PO4 12MOO3 ये तुम्हें बना रहा है, ठीक है। तो इसका अगर तुम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसका गिवन तुम्हें दे रखा है 375.4 ग्राम, ठीक है। एंड इफ यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास फॉर दिस, तो वो तुम्हारा आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा, दैट इज 1877, ठीक है। और ये तुम्हारा आ जाएगा गिवन मास। ये तुम्हें क्वेश्चन में क्या हो रहा है वो समझ में आ गया, ठीक है। ये हमारा वो है, यहाँ से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया। सो दैट इज हाउ यू गेट कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। हमें परसेंटेज ऑफ पी कैलकुलेट करना है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ पी भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। हाउ यू कैलकुलेट, यू कैन जस्ट कैलकुलेट कि तुम्हारा रिएक्टेंट साइड में कोई पी दे रखा है, इससे रिएक्ट करके ये बना रहा है, तुम्हें सिंपली इसमें POAC अप्लाई करना है। तुम POAC कैसे अप्लाई करोगे, तुम दोनों साइड में तुम्हें अब पी के मोल्स निकालने, तो तुम्हें मास इसमें भी दे रखा है, तुम मोल्स निकाल सकते हो, मास इसमें भी दे रखा है, तुम मोल्स निकाल सकते हो। एंड इफ यू just cross multiply them while with applying the POAC, you can find out the percentage of P, ठीक है। परसेंटेज तो हम इजीली निकाल ही लेंगे अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया तो, ठीक है। तो करते हैं इसको। POAC अगर हम लगा रहे हैं ऑन P, तो मोल्स ऑफ P इन सैंपल को तुम निकाल सकते हो कि P के सैंपल में कितने मोल्स है, इक्वल्स टू द मोल्स ऑफ P इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इधर सैंपल का P में एक ही है, इधर भी P का एक ही है, यू कैन इजीली गेट इट, ठीक है। तो विल बी इक्वल टू द मोल्स ऑफ P इन प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ P इन प्रोडक्ट, ठीक है। यही होगा, इधर भी 1 है, इधर भी है, तो यू कैन जस्ट इजीली तुम इसको कर लो 375.4 डिवाइडेड बाय 1877, ठीक है। और जब तुम उसका मास कैलकुलेट करने जाओगे तो P का तुम्हें मास पता है क्या होता है, मास ऑफ P इज 31, ठीक है। तो मास ऑफ P इन सैंपल विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ P इन सैंपल तुम्हारा हो जाएगा कि तुम्हारे जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको तुम उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 375.4 divided by 1877 into 31, right? So you can get the mass of sample by just cutting down those values, that is 6.2 ग्राम तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें सेम परसेंटेज ऑफ P निकालना है, तो व्हाट यू डू कि तुम्हें जो गिवन मास आया है और तुम्हें जो मास दे रखा है, ठीक है, दैट इज द परसेंटेज ऑफ P। तुमसे पूछा क्या था, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ P इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ दिस मच ग्राम ऑफ कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू रिएक्ट। तो ये तो तुम्हारा आया है कि मास ऑफ P इन सैंपल तुम्हारा कितना था और कितना ग्राम उसका रिएक्ट किया है, मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज द परसेंटेज ऑफ P इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ P विल बी 6.2 जो तुम्हारा आया है, और जितना तुम्हारा था दैट इज 45.6 है, am I right? हाँ, तो ठीक है, यही था, दैट इज
13.59%. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द परसेंटेज in any organic compound if it is reacting with the different compounds, right? तुम्हें बहुत इजीली टाइप का क्वेश्चन था. दिस इज हाउ वी एंड द POAC कॉन्सेप्ट. हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें लगाए. ठीक है, लेट मी conclude all the things that we have learned. So ठीक है, let us revise it from the starting and compile all the topics and the questions, the concept we have applied in this lecture, right? So first thing, we have learned the POAC, how to apply the POAC, what is POAC. ठीक है, ये हमने इसमें देखा. तो POAC रूल तुम्हारा ये था कि जो तुम्हारे एटम्स रिएक्शन में रहेंगे वो कंजर्व रहेंगे, whether it is a reactant side or whether it is a product side. ठीक है, so the atoms on the reactant side and the product side will remains conserved. ठीक है, in case of the 100% completion of a reaction, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स तुम्हारे रिएक्टेंट साइड में होंगे दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन द प्रोडक्टेंट साइड. ठीक है, इसके बाद वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन एज वेल, जिसमें हमने बताया कि अगर तुम रिएक्शन को बैलेंस कर देते हो, इफ यू बैलेंस द रिएक्शन, जैसे कि वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन, तो हमें पता चला कि नंबर ऑफ एटम्स उसके इस साइड में जितने होंगे विल श्योरली बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्टेंट साइड. एंड हमने उसको सिंपली Na से डिवाइड कर दिया था. ठीक है, उसमें कोई इशू था नहीं. सेम अगर हमें कोई रिएक्शन दे रखी थी तो हमने पहले POAC लगाया K पे, दैट इज पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम दोनों साइड में था. एंड फिर हमने POAC लगाया ऑन द ऑक्सीजन. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन भी दोनों साइड था. उससे हमने समझ लिया कि अगर कोई तुम्हें रिएक्शन दे रखी है तो हाउ वुड यू अप्लाई द POAC एंड व्हेन टू अप्लाई द POAC एंड ऑन विच आइटम्स वी हैव टू अप्लाई द POAC. हमने इसके कॉन्सेप्ट्स के थ्रू देख लिया था. वी हैव अप्लाइड द POAC ऑन we have applied the POAC on oxygen as well and the potassium as well. इससे हमको पता चला कि जितने प्रोडक्ट साइड पे मोल होंगे और रिएक्टेंट साइड के मोल्स होंगे दैट विल बी इक्वल, और हम उसे इक्वेट करके we can find the value of unknown and we can find the value of whatever the data has been asked in the question, we can find it easily. ठीक है, so that is our conclusion. हमने जब POAC लगाया तो we came to the conclusion कि यार 3 into moles of KClO3 थे, that is equals to the moles of O2. एंड देन वी जस्ट मूव डाउन टू द क्वेश्चंस. हम क्वेश्चन पे मूव कर गए, जिसमें हमने देखा कि एक क्वेश्चन को हमने दो मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करी. रिएक्टेंट साइड में कुछ प्रोडक्ट कंपाउंड दे रखा था, उसका मास दे रखा था, उसको पूरा हीट कर दिया, और प्रोडक्ट साइड में जो कुछ बना था उसका तुमसे मास पूछ लिया. तो हमने सिंपली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में POAC लगाया एंड वी इजीली फाउंड आउट द आंसर. अब हमने उसको सेम इधर हमने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ द POAC, जिसमें हमने निकाल लिया था. नहीं, इधर वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड. इसके इतने मोल्स दे रखे हैं तो इतने बन रहे हैं, एक मोल का होगा तो कितना होगा, और जितने मोल का पूछा है उसके लिए कितना होगा. दिस इज हाउ यू अप्लाई द यूनिटरी मेथड. एंड आफ्टर दैट वी जस्ट मूव डाउन टू द सेकंड मेथड, दैट इज द POAC मेथड, कि उसके रिएक्टेंट में जितने मोल्स होंगे, रिमेंबर ऑन द एटम ऑन विच यू आर अप्लाइंग द POAC शुड बी इन द कंपाउंड. जैसे कि देखो हम इधर O पे अप्लाई कर रहे थे तो O इधर भी था, O इधर भी था, देन ओनली यू कैन अप्लाई द POAC. ठीक है, सो द मोल्स ऑफ O2 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जितने थे उससे हमने निकाल लिए कि O2 के प्रोडक्ट साइड पे कितने बनेंगे. ठीक है, सिंपली, एंड वी गॉट द आंसर सेम ऑन बाय अप्लाइंग बोथ द मेथड्स. ठीक है, यूनिटरी मेथड से भी हमारा आंसर सेम आया और POAC से भी हमारा आंसर सेम आया. दैट इज नॉट अ बिग डील. फिर हम एक अच्छे क्वेश्चन पे घूमे जिसमें तुम्हें आंसर निकालना था कि तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखा था, तो अब तुम जब इसको हीट कर रहे थे, कोई सीरीज रिएक्शन में जा रहा था, सो एज टू कन्वर्ट कि ऑल इट्स कार्बन एटम, इसके सारे कार्बन एटम्स को इसमें कन्वर्ट कर रहे थे. ठीक है, तो अब तुम्हें रिएक्शन लिख के जस्ट ये निकालना था कि कितने ग्राम ऑफ दीज प्रोडक्ट वर ऑब्टेन्ड. सो दैट इज कंसिडर्ड द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट एटम्स ऑब्टेन्ड टू बी x. उसको तुमने x मान लिया और नंबर ऑफ मोल्स को तुमने इक्वेट कर दिया. इस साइड C के 1 थे, इस साइड C के 12 थे, एंड द मोल्स ऑफ K2CO3 वी हैव रिटन ऑन द रिएक्टिंग साइड, और इसके मोल्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया. W1 तुम्हें वेट दे रखा था और M1 तुम्हारा उसका एक्चुअल मास है. व्हेन यू ब्रेक डाउन द मोल्स तो तुम्हें पता चलता है गिवन मास अपन मोलर मास आता है. ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा 12 था, सेम हमको इसका निकालना था, तो वी हैव कंसीडर्ड द मास ऑफ दिस कंपाउंड टू बी x. ठीक है, और जस्ट हमने निकाल के W1 W2 के टर्म्स में निकाल लिया. एंड इफ यू सिंप्लीफाई कि तुम्हें M1 M2 पता है, only the thing that is not unknown to you that how much gram of this K2CO2 is reacting, that is W1. तो तुम्हारा आंसर W1 के टर्म्स में आ जाएगा. ठीक है,
आफ्टर देन वी मूव डाउन टू द थर्ड क्वेश्चन। उसमें हमने देखा कि कितना कितना इसका सेम मास रिएक्ट कर रहा है और ये टाइप का कंपाउंड बना रहा है, तो इनका क्या रेशियो होगा। ठीक है, तो वी गॉट अ हिंट कि यार तुम्हें इसका और इसका मास सेम दे रखा है, तो जब तुम इसका रेशियो निकालोगे तो इसका और इसका मास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और द रिएक्शन इज कम्प्लीटली अलाउड टू रिएक्ट कम्प्लीटली। तो आफ्टर द रिएक्शन तुम्हें इसका और इसका कोई हेडेक होगा ही नहीं। व्हाट यू कैन गेट इज आफ्टर द रिएक्शन, व्हेन द रिएक्शन इज कम्प्लीटली फिनिश्ड, द आंसर इन द टर्म्स ऑफ Hg2 एंड Hg2I2 एंड HgI2। तो हमने इसके जितना फॉर्म हो रहा था उसको x मोल माना, इसको y मोल्स माना, और उस पर POC लगाया, एक बार Hg पे, एक बार POC लगाया I पे, क्योंकि हमें दो कंपाउंड्स के लिए निकालना था। Hg से जब लगाया हमने POC तो हमें एक रिएक्शन मिली x और y के टर्म्स में, उसमें दो अननोन थे। फिर हमने POC लगाया I पे, उसमें भी इक्वेशन थी और दो अननोन थे, पर दोनों अननोन x और y के टर्म में थे। जब हमने उन्हें डिवाइड किया तो वी जस्ट गॉट x बाय y का रेशियो जो हमें निकालना था, दैट इज the mass of Hg2I2 and the y is that is the moles of Hgi2, sorry, the mass of x is the moles of Hg2I2, उससे हमें मिल गया। दैट्स इट। जब हम एक अच्छे क्वेश्चन पे मूव करें कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो पहले HNO3 से रिएक्ट कर रहा है, फिर वो NH4 होल ट्वाइस MOO4 से रिएक्ट कर रहा है, और इसका इतना मास उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में है और इतना उसका एक्चुअल मास होता है, और ये प्रोडक्ट वो बना रहा था। ठीक है, और इसका मास तुम्हें दे रखा था कि इतना होगा और इतना इसका एक्चुअल में होता है। तो हमने जस्ट POC लगाया, एक बार हमने POC लगाया P पे, क्योंकि हमें परसेंटेज ऑफ P ही निकालना था। तो हमने POC जब लगाया तो हमने मास निकाल लिया उसका, और इतना परसेंट, इतना ग्राम मास उसका दे रखा था, दैट इज 45.6। जब हमने उन दोनों को डिवाइड करा एंड हमें परसेंटेज निकालनी थी, वी जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वी गॉट कि कितना परसेंटेज ऑफ P उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्ट कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर द लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।